पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व द्वारा रचित। अब इस लेख में हम लोग बाकी गांस पढ़ने जा रहे हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है। इनके गाने की विशेषता, गुण और अच्छाई के बारे में ही लेखक बता रहे हैं। अब दूसरी विशेषता क्या है? लता के गीत का जो नादमय उच्चार है, ये उनका सबसे दूसरा बड़ा विशेषता है। नादमय उच्चार क्या होता है? जैसे किसी गाने में एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलेंगे, बीच में अगर थोड़ा गैप आ गया तो कई गायक जो होते हैं ना वो नहीं कर पाते हैं, जैसा लता जी करती थी। दोनों शब्दों के बीच को एक सुर या एक लय लगाकर या आकार का यूज करके, जैसे कुछ आ या ला वर्ड यूज करके ऐसे दोनों को मिला देंगे, दोनों शब्दों को, कि लगेगा कि दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। किसी भी गाने में एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिला जुला कर रखने के लिए एक टेक्निक होता है। उस बीच की भरपाई को किसी आरोह से, सरगम से भर देते हैं। ठीक है, आ करके या ला करके या ओ करके भर दिया जाता है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। किसके गीतों में? लता मंगेशकर के गीतों में जो दो शब्द होते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको वो स्वरों के आलाप से बड़ी सुंदरता से भर दिया करती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों ही शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे में जाके मर्ज हो जा रहा है, एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन काम है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है भाई। जब आप स्टेज पे आओगे ना, तो एक वर्ड के बाद अब दूसरा वर्ड को मर्ज करना है, एक दूसरे में मिला देना है, घुला देना है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। उन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से दो वर्ड्स को मिला दिया है, मर्ज कर दिया है, बीच में नादमय उच्चार डालकर। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, लोग ऐसा मानते हैं। बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े गवैये, संगीतकार, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर्स, वो लोग कहते हैं कि लता के गाने में करुण रस है। रस एक प्रकार का हिंदी साहित्य के इतिहास में कविता का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग एक रस बड़ा प्रचलित सुने होगे, वात्सल्य रस, है ना? तो ऐसे ही एक है करुण रस। करुण रस क्या होता है? जैसे दुख व्यक्त करने वाला, लता के गानों में दुख व्यक्त होता है ज्यादा से ज्यादा, लोग कहते हैं बहुत प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। पर लेखक कह रहे हैं मुझे यह बात नहीं पटती है। मुझे नहीं लगता है कि लता के गाने में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है। नो, मैं नहीं मान सकता। मेरा अपना मानना ये है कि लता ने करुण रस के साथ साथ, करुण रस तो है ही, बहुत सारे गाने उसने दुख भरे गाए हैं। ऐसे ऐसे गाने कि आप सुनोगे तो लगेगा कि मेरे ऊपर ही बीत रहा है, तुम्हारे ऊपर ही फील होगा कि हम इतना दुख महसूस कर रहे हैं और लग रहा है लता जी हमको महसूस कर ली हैं और मेरे लिए ही गा रही हैं। लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि लता जी ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इसके अलावा मुझे क्या लगता है कि लता के गाने में मुग्ध श्रृंगार है। मुग्ध श्रृंगार मतलब, श्रृंगार का मतलब सजावट वाला चीज, जानते हो ना तुम लोग? तो मुग्ध श्रृंगार मतलब लता के गीत में ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो आदमी सुनने के बाद मंत्र मुग्ध हो जाता है। तुम मुग्ध हो जाओगे, खो जाओगे, विलीन हो जाओगे उनके गाने में। ऐसे श्रृंगार से सजा हुआ है लता के गाने, ठीक है ना? ऐसा सजा हुआ है कि जब आप सुनोगे तो मुग्ध हो जाओगे, मंत्र मुग्ध। ये एक अलग श्रृंगार है। तो करुण रस से ज्यादा मुझे ये लगता है। मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। उत्कटता मतलब अपना हाईएस्ट कैपेसिटी, अपना बेस्ट कैपेसिटी से उन्होंने गाया है लता ने। कैसे गाया है भाई? मध्य लय से या फिर द्रुत लय से। द्रुत लय क्या होता है भाई? बहुत ही तेज स्वर, हाई स्केल का गाना, ठीक है? तो जो वो गाती हैं, हाई स्केल का गाना गाती हैं, उनका जो स्वर नाद होता है, जब वो तान छेड़ती हैं, ऊँचे स्केल का, तो लगता है जैसे कुछ गूंज रहा हो, स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, मुझे लगता है, लेखक कहते हैं, लता के गाने में एक चीज़ की कमी है। तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। अच्छा, वो जो कमी है,
वो कमी लता की वजह से नहीं है। मैं लता को ज़्यादा दोष नहीं दूँगा उस कमी के लिए। कमी क्या है? संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है? हमको ये बात पता नहीं है कि उस कमी का कारण लता कितनी है और उस कमी का कारण म्यूज़िक डायरेक्टर्स कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमी है। लता का गाना सामान्य, ऊँची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। ये कमी मुझे नज़र आती है कि लता के जितने भी गाने हैं, सब हाई स्केल के गाने होते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो वो सलमान एक ठो सिंगर है, इंडियन आइडल का विनर, सनी हिंदुस्तानी है पंजाब का, इंडियन आइडल का विनर। ये लोग इतना चिल्लाते हैं, चिल्ला-चिल्ला के गाना गाते हैं, सूफी जैसे गायक लोग गाया करते थे, तो उसी तरह का गाना म्यूज़िक डायरेक्टर्स लोग लता से भी गवाते थे, खूब चिल्लवाते थे। अब ये चिल्ला-चिल्ला कर गाना गाना, ये गाने की कमी होती है। अब मुझे पता नहीं इसमें दोष लता का है या म्यूज़िक डायरेक्टर्स का है या दोनों में से किसका ज़्यादा दोष है, मुझे नहीं पता। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, अक्सर लोग एक सवाल सामने खड़े करते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन-सा है? ये एक तरह का निबंध है, पूरा का पूरा लेख, हर तरह के विषय पर चर्चा की जा रही है। शास्त्रीय संगीत में चित्रपट की गायिका, पार्श्व गायिका, प्लेबैक सिंगर लता का कौन-सा प्लेस आता है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। लेखक कहते हैं मेरे हिसाब से तो ये एकदम फालतू क्वेश्चन है। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन का, बेकार का सवाल है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। कैसे होगी भाई? दोनों अलग-अलग बातें हैं। अगर हम कहें कि साइकिल का पहिया ज़्यादा तेज़ दौड़ता है या मोटरसाइकिल का पहिया ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। देखो भाई, दोनों ही पहिए ज़्यादा तेज़ तुम तुलना कैसे कर सकते हो? साइकिल के पहिए में ही मोटर लग जाएगा तो वो तेज़ दौड़ने लगेगा और मोटरसाइकिल वाले में अगर पैडल मारेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, साइकिल से भी स्लो हो जाएगा। तो पहिया नहीं तेज़ चलता है, ये कंपैरिज़न ही बेकार है ना? कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी बात है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीत का पहला क्वालिटी क्या है? गंभीरता, ग्रेविटी, गहराई, ये शास्त्रीय संगीत का मूलभूत भाव है, एकदम बेसिक फंडामेंटल नेचर है। वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। अब अगर हम चित्रपट म्यूजिक की बात करेंगे मतलब प्लेबैक सिंगिंग, सिनेमा में जो गाना गाया जाता है, उसका बेसिक नेचर क्या है? जलद लय। जलद लय का मतलब क्या होता है? स्वरों का प्रयोग। चपलता, चपलता मतलब दूसरों को अट्रैक्ट करने का तरीका। कैसे अट्रैक्ट करें मेरे म्यूजिक से, मेरे सुर से, मेरे लय से, मेरे आरोह अवरोह से कैसे अट्रैक्ट करें, तुम्हारा माइंड कैसे कैप्चर कर लें। और ये जो स्वरों का प्रयोग है, जिसे हम लोग कहते हैं जलद लय, ये दोनों विशेषताएं किसकी हैं? पार्श्व गायन के, यानी कि प्लेबैक सिंगिंग के। तो दोनों को देख रहे हो ना, अलग अलग बात है ना। एक तरफ अट्रैक्शन है चित्रपट में, फिल्मी सॉन्ग में, और शास्त्रीय सॉन्ग में क्या है? अट्रैक्शन नहीं है। वहां गायक ये नहीं देखता है तुम कितना अट्रैक्ट हो रहे हो मेरा गायकी, मेरा मुंह देख के, नहीं। वो जैसा तैसा मुंह बनाएगा और चिल्लाएगा और आरोह अवरोह को आ में निकालेगा या फिर सा में निकालेगा, ठीक है ना। वो ये नहीं देखेगा कि तुम कितने आकर्षित हो रहे हो। वो सुर की गहराई में उतरता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। अच्छा, अब दूसरा नेचर जानो। चित्रपट संगीत जो होता है ना, फिल्मी म्यूजिक, उसमें जो ताल होता है, गाने में जो ताल होता है, लास्ट डे हमने बताया था ताल के बारे में, वो ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, प्राइमरी लेवल। अब ये जो फिल्मी सिंगर हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सोनू निगम, कुमार शानू, इन लोगों का जो ताल होता है, संगीत का ताल, ये सब क्या है? प्राइमरी लेवल का है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। अब यूं समझ लो, परिष्कृत रूप मतलब प्योरीफाइड फॉर्म में, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है ताल। इसमें शास्त्रीय संगीत में इसको यूं समझो कि जो फिल्मी सिंगर लोग होते हैं वो ताल यूज करते हैं प्राइमरी लेवल का, और जो शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं वो ताल यूज करते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। ऐसे समझ लो आप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्मी सॉन्ग करने वाले लोग को ग्रेजुएशन वाला नॉलेज नहीं है, नॉलेज है।
लेकिन यूज़ क्या करते हैं? प्राइमरी लेवल, क्योंकि प्राइमरी लेवल वाला ईज़ी होता है, लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है। ग्रेजुएशन लेवल वाला गाएँगे, तो हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। फ़िल्में देखने करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए कुछ 100 लोग जाते हैं। उन लोग का जो अट्रैक्ट करने का क्राउड है बहुत थोड़ा-सा है। एकदम नॉलेजेबल लोग जाते हैं उनको सुनने के लिए, जिनको हाई डेफिनिशन का संगीत का आइडिया है। और फ़िल्म देखने कोई भी चला जाता है। कोई काम धंधा नहीं है, फ़िल्म देखने चले जाओ, आह! क्या गा रही है, अरे क्या गाना है, कानों को अच्छा लगे। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। जो फ़िल्मी सॉन्ग होता है उसमें ताल पूरे यूज़ नहीं होते हैं, छोटे-छोटे और आधे। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है। चित्रपट संगीत में जो लय होता है ना, बिल्कुल अलग शास्त्रीय संगीत के लय से और आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ इम्पोर्टेंस दिया जाता है गीत के बोल, गीत के मीनिंग और गीत कितना तुम्हारे दिल पे और दिमाग पे असर कर रहा है, इस पे ज़्यादा असर डालता है। उदित नारायण का सॉन्ग सुने हो? ठीक है ना? कुमार शानू के, ये लोग 90s के फेवरेट सिंगर हुआ करते थे लोगों के। और लता तो एवरग्रीन है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। हम लोग के पापा-वापा भी सुनते हुए बड़े हुए और हम लोग भी वही सुन-सुन के बड़े हुए। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लेखक ने जब ये लिखा था निबंध, तब वो जीवित थी। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लोच का मतलब क्या होता है भई? तो स्वरों का महीनी से, बारीकी से मनोरंजक प्रयोग जो हम लोग करते हैं ना, स्वरों को ऐसे यूज़ करें कि तुम्हारे लिए मनोरंजक बना दें, एंटरटेनिंग बना दें, उसको बोलते हैं लोच। और सुलभता, बड़े आसानी से सबके अप्रोच में हो। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है चित्रपट गायकी का, मतलब फ़िल्मी सॉन्ग का। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। अच्छा, ये सब कौन कर पाएगा भई? ये सब वही सिंगर लोग कर पाते हैं जिनको शास्त्रीय संगीत भी आता है, नॉलेज होता है इनके पास। जिनका-जिनका मैंने नाम लिया, सोनू निगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, सब जानते हैं शास्त्रीय संगीत। कुमार सानू, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सब जानते हैं कि कैसा होता है शास्त्रीय संगीत। वो लोग भी चाहें तो गा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गाते हैं क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करना है करोड़ों-करोड़ों लोगों को आसान तरीके से, आसान भाषा में। और वह लता के पास निःसंशय है। लता के पास वो नॉलेज, शास्त्रीय संगीत का नॉलेज निःसंशय है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके पास ये नॉलेज है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफ़िल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भीमसेन जोशी को सुनोगे, शास्त्रीय गायक, ठीक है? बिस्मिल्लाह खान को सुनोगे, शास्त्रीय गायक, अगर इनकी महफ़िल साढ़े 3 घंटे की है, अगर आप सुनोगे नुसरत फ़तेह अली खान को, शास्त्रीय संगीत गायक, ये लोग साढ़े 3-3 घंटा पानी पी-पी के गाते रहते हैं, गला फाड़-फाड़ के एकदम ज़बरदस्त लय और स्वर में। तो उसमें महफ़िल में बैठे हुए लोगों को जो आनंद मिलता है, जो मनोरंजन मिलता है, जो कला समझ में आती है, वही कला, वही आनंद साढ़े 3 मिनट के गाने में भी मिलता है चित्रपट के गाने में, ठीक है? डिफ़रेंस क्या है? सुनने वालों का डिफ़रेंस है। वहाँ बैठे जो लोग हैं, उन लोगों को संगीत की बहुत गहरी समझ है, साढ़े 3 घंटा तक झेल सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं सॉरी, साढ़े 3 घंटे तक आनंद उठा सकते हैं उस कला का। हमें तुम्हें समझ नहीं है, तो हम तुम साढ़े 3 घंटा तक उसका आनंद नहीं उठा पाएँगे, हम लोग ऊब जाएँगे। हमारे तुम्हारे लिए कौन-सा नॉलेज का ज़रूरत है? प्राइमरी लेवल का म्यूज़िक, और उसे कहते हैं चित्रपट म्यूज़िक। पार्श्व गायन, प्लेबैक सिंगिंग, फ़िल्मी सॉन्ग, हम लोग को यही पसंद है। 4 मिनट में काम खत्म, एन्जॉय कर लिए। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य है। छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। कितना सुंदर बात समझाया है। देखो, मान लो कोई बहुत बड़ा निबंधकार है, ठीक? जैसे आप लोगों ने पढ़ा था फुटेज, जैसे मान लीजिए फुटेज आप लोगों ने पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ।
तो जो सत्य कुटज जैसे निबंध में समझाया गया, जो रहस्य समझाया गया, अगर वही रहस्य कोई शायर मिर्जा गालिब 2 लाइन में लिख के बता दे तो उसमें भी आनंद आएगा। डिफरेंस क्या है? फुटेज को समझने जैसा दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास, तब तो तुम उसको एंजॉय कर पाओगे। 1 घंटा पढ़ोगे, आनंद लोगे, मजा आ जाएगा तुमको, अगर वैसी समझदारी रखते हो तो। और नहीं रखते हो तो वही रहस्य मिर्जा गालिब अगर तुमको 2 लाइन में समझा दें तो तुम सुन के वाह 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 करोगे। जीवन का रहस्य, कोई एक टॉपिक का रहस्य, यही डिफरेंस है। विशद रूप में वर्णन करता है, विशद का मतलब होता है स्पष्ट रूप। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से 3 घंटे का रंगदार यानी रंग से भरा हुआ, मनोरंजन से भरा हुआ शास्त्रीय संगीत का जो आनंद और महफिल में जो मजा आता है, वो सारा रस, वो सारा मजा लता जी के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका मतलब रिकॉर्डिंग, 3 मिनट का उनका सॉन्ग रिकॉर्डिंग में तुम आस्वादित कर सकते हो। आस्वादित मतलब चख सकते हो, उसका मजा ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। किसका? लता जी का। हर एक गाना कलाकृति। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी जानते हो ना? इलाहाबाद में है, प्रयागराज में कुंभ जहां स्नान हुआ था, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। बहुत ही पवित्र वो मिलन है, त्रिवेणी संगम। उसके साथ तुलना किया गया है लता के गीतों का। लता के गीतों में 3 चीजों का संगम होता है। किसका किसका? स्वर भी जबरदस्त, लय भी जबरदस्त, और उसके साथ साथ गाने का मीनिंग भी, शब्दों का अर्थ भी जबरदस्त। तीनों का कॉम्बिनेशन लता का गीत। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। और लता जी जब गाती हैं तो जिस महफिल में गा रही होती हैं, जो लोग सुन रहे होते हैं, मदहोश हो जाते हैं। बेहोश होना मतलब होश उड़ गया, ऐसा बेहोशी। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। अब अगर हम लोग बात करें कि शास्त्रीय संगीत का महत्व ज्यादा है या चित्रपट संगीत का महत्व ज्यादा है, तो इसको ऐसे समझो, किसके अंदर वो एबिलिटी है कि तुमको मनोरंजन देगा, तुमको एंटरटेन करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है महत्व है। शास्त्रीय संगीत करने वाले गायकों के अंदर अगर वो एबिलिटी नहीं है कि तुमको एंटरटेन कर लें, तुम्हारे माइंड को कैप्चर कर लें, तुमको कैप्टिवेट कर लें अपने स्वर से, लय से, तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर लता के अंदर वो क्वालिटी है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। लता में अगर नहीं है, शास्त्रीय संगीत में है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट गायकी, इस दोनों का कंपैरिजन कभी मत करना भाई, करने लायक नहीं है। महत्व की बात करनी है तो किसको किसकी करेंगे? सिंगर की। कौन कितने अच्छे तरीके से बात को रख रहा है। मान लो कोई यही दूसरा टीचर पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, अगर मुझमें वो एबिलिटी है कि मैं सबके माइंड को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो आई एम ए गुड टीचर। दूसरे के अंदर एबिलिटी है तो वो गुड टीचर। दोनों की क्वालिफिकेशन, दोनों की डिग्रियां, दोनों का नॉलेज एक ही है। टेक्निक की बात हो रही है, कौन कितना सुंदर टेक्निक से माइंड कैप्चर करेगा, वही गुड हो गया, वही अच्छा हो गया। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अब लेखक कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में भी रंजक होना चाहिए। रंजक, मनोरंजक मिलता जुलता है ना? तो रंजक का मतलब होता है आनंददायक। शास्त्रीय संगीत भी अगर आनंददायक नहीं होगा तो वो भी नीरस हो जाएगा भाई, ये मेरा मानना है। अनाकर्षक प्रतीत होगा। अनाकर्षक मतलब एकदम आकर्षण नहीं आएगा उसमें, कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। किसमें? शास्त्रीय संगीत में भी कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गानपन मतलब गाने की क्वालिटी, गायकी का क्वालिटी। जैसे लता के गायकी में बहुत सारी क्वालिटी है, गानपन है, तो वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। अब गाने में जो गानपन प्राप्त होता है ना, कोई भी गाने में जो गायकी के जो फीचर्स होते हैं, जो गुड क्वालिटीज होते हैं, वो कैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं कि आप कितने पक्के हो, कितने पक्के हो। शास्त्रीय गायक अगर हो तुम,
कितने पक्के शास्त्रीय गायक हो तभी तुम लोगों को आकर्षित कर सकते हो। अगर नौसिखुआ शास्त्रीय गायक हो, नए-नए सीखने वाले, तो तुम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं कर सकते तुम। ताल और सुर से तुम कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक टीचर, टीचर अपने नॉलेज से कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स को। किससे अट्रैक्ट करता है? अपने टेक्निक से। उसकी टेक्निक अगर बोरिंग है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछने की है, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर बीच-बीच में आनंद लेगा, थोड़ा हँसी-मज़ाक की बात करेगा, थोड़ा अनाप-शनाप बातें करेगा, तो बच्चे भी वो पसंद करेंगे, तो अट्रैक्ट करेगा। गाने की सारी मिठास, गाना का जो मिठास होता है, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। अवलंबित मतलब आश्रित रहती है। तो हर गाने का, हाँ, हर गाने का जो मिठास है, चाहे वो शास्त्रीय गाना हो, चाहे वो चित्रपट का गाना हो, सब उसका पूरा ताकत, उसका सारा आनंद डिपेंड करता है चीफली मुख्य रूप से किसके ऊपर? उसकी रंजकता पर डिपेंड करता है। कितना आनंद देगा वो, ठीक है ना? कितना मनोरंजित करेगा लोगों को, उसी पे डिपेंड करता है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, और इस पे भी डिपेंड करता है कि उस आनंद को हम रसिक वर्ग मतलब जो मेरा रस उठा रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, उस तक हाँ, ऑडियंस तक हम ये बात कैसे ले जाएँ, कैसे प्रेज़ेंट करें, किसी रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए। और इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टेक्निक में गाएँ कि हम लोगों का दिल जीत लें। और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, और कैसे हम ऑडियंस के साथ सुसंवाद ऐसे गाएँ, जब लोग हमें सुने तो ना बोलते हुए लगे कि वो हमसे बातें कर रहे हैं। लगे कि जैसे वो हमारे साथ आँखों से ही बातें कर रहे हैं, अपने हाथों से वाह-वाह करके बातें कर रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि कोई गाना कितना मीठा है और उस गाने की कितनी ताकत है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या डिफरेंस होता है किसी गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति। जैसे मान लो कोई शास्त्रीय ज्ञान है, नॉलेज है। शास्त्रीय ज्ञान का तुलना किसके साथ किया गया है? अस्थि पंजर के साथ। अस्थि पंजर मतलब, अस्थि मतलब होता है हड्डी और पंजर मतलब होता है पिंजरा। यानी वो पिंजरा जिसके अंदर हड्डी बंद है, यानी हमारा शरीर। तो शरीर के साथ तुलना किया गया किसका? शास्त्रीय ज्ञान का। और ऑयल पेंटिंग, तैल चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग का तुलना किसके साथ किया गया है? उस टेक्निक के साथ, जिस टेक्निक से सिंगर अपने गाने को ऑडियंस तक पहुंचाता है। जैसे एक आदमी खड़ा हो, ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ उसका ऑयल पेंटिंग है, दोनों में डिफरेंस है ना? यही डिफरेंस है शास्त्रीय संगीत में और शास्त्रीय संगीत को ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट करने के टेक्निक में। समझ में आ रहा बात? शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत को कैसे प्रेजेंट करें, उस टेक्निक को ऑयल पेंटिंग के साथ कंपेयर किया गया है। और शास्त्रीय संगीत के ज्ञान का पेंटिंग किया गया है किसी इंसान का जीता जागता रूप से। यही डिफरेंस है।